अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो वीडियो है आप पूरी देखना। इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि जो मोहम्मद जैद मेरठ से हैं उनको फांसी की सज़ा क्यों हुई, ऐसा उन्होंने क्या जुर्म किया था जो उनको फांसी की सज़ा यहाँ पे सऊदी अरब में मिली। तो आप वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह की बात है। विदेश की रहने वाली एक लड़की जो कि दुबई घूमने के लिए आती है। दुबई घूमते घूमते उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना एक प्रयोग कर लिया जाए। दरअसल उसके दिमाग में आता है कि उसके पास एक बहुत महंगा गोल्ड का हार होता है, साथ ही उसके पास एक हीरे की अंगूठी होती है। उसने इस गोल्ड के हार और हीरे की उस अंगूठी को एक ऐसी जगह पर रखने का प्लान बनाया जहां से बहुत सारे लोगों का आना और जाना लगा हुआ था। ऐसी ही एक मार्केट में पहुंच जाती है। फुटपाथ है, फुटपाथ के किनारे बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। साथ ही वो महिला आराम से छिप जाती है और अपने गोल्ड के उस हार को और हीरे की अंगूठी को कार के एक बोनट पर रख देती है। और कार के बोनट पर रखने के बाद जब छिप जाती है तो उसका जो कैमरा होता है वो कैमरा लगातार चल रहा था। लगभग 30 मिनट का समय बीत जाता है। इस 30 मिनट के समय में किसी भी व्यक्ति ने, जबकि यहाँ से सैकड़ों लोग यहाँ से आते हैं जाते हैं, उधर निगाह जरूर जा रही थी, लेकिन किसी ने भी ना तो उस हीरे की अंगूठी को उठाने की कोशिश की और ना ही गोल्ड के उस हार को उठाने की कोशिश की, जबकि उनकी कीमत बताई जाती है लगभग 12 से 15 लाख रुपए के आसपास वो गोल्ड होता है और हीरे की अंगूठी होती है। जब आधे घंटे बीत जाता है तब उस महिला को पूरा इत्मीनान हो जाता है कि आखिरकार इसको कोई उठाएगा नहीं, इसको कोई छुएगा भी नहीं। तभी वो एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होता है तो पूरी दुनिया में इस वीडियो की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। लोग कहने लगते हैं कि कानून तो हर देश में बने हुए हैं, लेकिन कानून का दरअसल इन्हीं जगहों पर पालन होता है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ना तो कोई चोरी कर सकता है, ना ही कोई डकैती डाल सकता है, ना ही कोई जो कानून होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक के कानून हो या फिर वहाँ के लोकल के बनाए हुए कानून हो, इन्हें तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं होती। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसे ही होता है। कानून था, कानून का पालन करना था, लेकिन कानून को तोड़ दिया जाता है। और जब कानून टूट जाता है तो उसके बाद उसको सजा सुनाई जाती है। जब इस सजा की जानकारी उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है तो ना केवल घर वालों का बल्कि पूरे गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब करें तो क्या करें, क्योंकि मामला सऊदी अरब से जुड़ा हुआ था, वहां के कानूनों का इतनी सख्ती से जो पालन होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है सऊदी अरब से। दरअसल सऊदी अरब के मंत्रालय में एक पत्र लिखा जा रहा था, और जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र जैसे पूरा कंप्लीट होता है उस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं। हस्ताक्षर के बाद तत्काल प्रभाव से उस लेटर को भारत के दूतावास में भेज दिया जाता है ताकि देरी ना हो। और जब देरी ना हो तो इसलिए जब भारत के दूतावास के उस अधिकारी के पास पहुंचता है तो वो कहते हैं कि इस लेटर को जितनी जल्दी हो सके भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचा दो, ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचता है, यानी कि दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली से वो लेटर चलना शुरू होता है तो सीधा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जिला अधिकारी के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही जिला अधिकारी के पास वो लेटर पहुंचता है तो वो उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि एसएसपी मेरठ के पास। एसएसपी मेरठ विपिन ताड़ा के पास जैसे ही वो लेटर पहुंचता है वो कहते हैं इस लेटर को रोकना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचाइए। यानी कि संबंधित थाना होता है मुंडाली और वहां की थाना अध्यक्ष होती हैं सोमिया। सोमिया 1 दिसंबर 2024 की सुबह जब अपनी ड्यूटी पर आती हैं तो ड्यूटी पर आने के बाद अलग अलग कागजों पर वो सिग्नेचर कर रही थी। तभी एक छोटा सा कागज होता है, उस छोटे से कागज पर उनकी नज़र पड़ जाती है। कागज कुछ इस तरह का था और इसी में उनके हस्ताक्षर भी हैं, यही वो कागज है। दरअसल इस पर ऊपर लिखा हुआ है नोटिस सूचना। इस नोटिस सूचना की गंभीरता को देखते हुए सोमिया जो एसएचओ होती हैं मुंडाली की, उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीधा गांव की तरफ रवाना होती हैं, जो कि रछोती गांव इनके ही थाना क्षेत्र में लगता है। वहां जाती हैं और पूछा जाता है, गांव में कम से कम 10,000 लोगों की आबादी है, बड़ा गांव है ये। वहां जाके पूछती हैं कि यहाँ पर जुबैर नाम का कौन व्यक्ति है जिसके बेटे का नाम जैद है। अब जैसे ये बात पूछी जाती है तो कुछ लोग तो चुपचाप हो जाते हैं। पुलिस को देखकर अक्सर लोग डर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार पूछते पाछते जैसे ही वो जुबैर के घर पहुंचते हैं, वहां जाकर पूछा जाता है कि आपका बेटा क्या सऊदी अरब में रहता है जिसका नाम मोहम्मद जैद है? वो कहते हैं हाँ जी है तो सही। बोले अच्छा, आपके बेटे को फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया गया है और वो फ़िलहाल जिहाद सेंट्रल जेल सुमेसी सऊदी अरब के अंदर है। आप अगर कोई दिक्कत कोई एतराज़ ना हो तो वहाँ की सरकार ने आपको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है। यदि आप दया याचिका डालना चाहते हैं, अपने बेटे की सज़ा को कम कराना चाहते हैं या माफ़ कराना चाहते हैं तो आप दया याचिका डाल सकते हैं। यदि वहाँ की सरकार को सही लगेगा
तो हो सकता है कि आपका बेटा बच जाए। यदि सही नहीं लगा तो उसकी मौत पक्की है। जैसे ही ये बात सूचना दी जाती है, सूचना देने के बाद उसके पिता होते हैं जुबैर, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। देखते ही देखते घर के पूरे सदस्यों को इस बात का पता चल जाता है। घर के अंदर उनकी पत्नी है, रिहाना नाम है, उनके खुद का नाम जुबैर है। उनके 7 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। 7 लड़कों में से जो 3 बड़े लड़के हैं, जिस मोइन, जैद, फैसल, ये सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। नौकरी क्या, ड्राइवरी का काम करते हैं। वहाँ से जो 25-30 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं कमा कर देते हैं। एक बेटा है जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, 2 बेटे हैं बाकी जो पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल जैसे ये खबर मिलती है उसके बाद फिर लोगों को कहानी याद आती है, मीडिया वालों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। अब अखबार वाले हों, टीवी वाले हों, ये सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हों, सीधा गांव जाते हैं और गांव जाने के बाद जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि जुबैर का दूसरे नंबर का लड़का है जिसका नाम जैद होता है। जैद साल 2018 में सऊदी अरब के लिए गया था, और सऊदी अरब के लिए जब गया था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसको एक ही काम आता है, ड्राइवरी करना। यानी कि कोई भी वो वाहन चला सकता है, गाड़ी चला सकता है, कार चला सकता है। इसकी वो तैयारी करके गया था। उसके पास पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब वहाँ पर जाता है तो एक सऊदी अरब की कंपनी होती है, उस कंपनी में उसको एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उसने उस नौकरी में उसने ज्वाइन किया तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर वेतन कम है, यदि यहाँ की जगह को दूसरी जगह स्विच करे तो शायद ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। इसलिए हर दिन काम ज़रूर करता था, लेकिन उसे कम वेतन का मलाल रहता था कि जिस हिसाब से वो यहाँ आया था उस हिसाब से उतने पैसे तो मिलते नहीं हैं। घर वालों को भेजे तो क्या भेजे, बचाए तो क्या बचाए, खुद खाए तो क्या खाए। इसलिए 1 साल उसका कैसे गुजर जाता है उसको पता नहीं चलता। 1 साल के बाद वो स्विच करता है एक दूसरी कंपनी में, अल जाफ़र कंपनी में वो स्विच कर लेता है, वहाँ जाता है, ज्वाइन कर लेता है, और वहाँ पे वो गाड़ी चलाता है। अब वहाँ पर उसको तनख्वाह भी ठीक मिलने लगती है। उसकी लाइफ एकदम से बढ़िया सी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुंह मांगी मुराद उसकी पूरी हो चुकी है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन एक दिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार का एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा बड़ा था। जैसे ही मालिक को ये बात पता चलती है तो मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैद को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैद करता तो क्या करता, गाड़ी तो काफ़ी हद तक उसमें नुकसान हो चुका था। इसलिए मालिक का गुस्सा वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और मालिक बताया जाता है कि इस जैद पर एक मुकदमा दायर कर देता है। कार की कीमत की वसूली का वो मुकदमा दायर कर देता है। अब जैसे इसको लड़के को ये लगता है कि क्योंकि जैसी गल्फ़ कंट्रीज़ में कोई भी कार की कीमत अगर देखी जाए, सामान्य कार भी होती है, वो 20-30 लाख रुपए से कम की होती ही नहीं है। लेकिन अगर किसी बड़े सेठ की गाड़ी अगर चलाई जाती है तो पता चलता है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक की कीमत की गाड़ियाँ होती हैं। अब ऐसी स्थिति में वो एक मजदूर जो ड्राइवर है वो कहाँ से इतने पैसे का इंतजाम करेगा। मौका मिलता है और वहाँ से भाग जाता है। जब भाग जाता है तो उसके बाद फिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वापस भी नहीं आ सकता। उसकी पूरी जानकारी सब कुछ, जब हम कोई विदेश जाते हैं तो एक एक चीज़ की जानकारी हमें देनी पड़ती है। हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो हम दोबारा फिर से भी जा सकते हैं, रिकॉर्ड ख़राब हो गया तो फिर कभी नहीं जा सकते। आखिरकार इसको एक पुलिस वाले से मुलाकात हो जाती है। जैसे पुलिस वाले से मुलाकात होती है तो पुलिस वाला जैद की बातें सुनने के बाद बड़ा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ काम करो, मेरी गाड़ी है, मेरे परिवार के लोगों को लाओ, ले जाओ, और जो भी तनख्वाह है मैं तनख्वाह देता रहूँगा। अब ऐसे जैसे फरिश्ते के तरह से वो पुलिस वाला मिल जाता है और जैद उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। जैद आराम से काम कर रहा था, आना जाना जो भी उसका होता था, लेकिन किसी ने मुखबरी कर दी। जब मुखबरी कर देता है तो मुखबरी करने के बाद पता चलता है कि इसकी कार के अंदर नशीला पदार्थ रखा हुआ है। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। उसने बचने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। उसके पास 2 बैग रखे हुए थे, नायलॉन के वो बैग होते हैं। एक बैग को खोला जाता है तो इसमें क्रिस्टल मैथ ड्रग, इसके एक नाम होता है एक ड्रग्स का, तो ड्रग पाया जाता है जिसकी वजन होता है लगभग 400 ग्राम के आसपास। एक और बैग होता है, उस बैग के अंदर क्रस्ट ड्रग पाया जाता है जिसका वजन होता है 305 ग्राम। कुल मिलाकर 705 ग्राम इसके पास ड्रग्स पाया जाता है, नशीला पदार्थ पाया जाता है। और जैसे ये पता चलता है, जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो उसका एक दोस्त निकलता है, सहयोगी निकलता है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला होता है। पुलिस उसको भी पकड़ती है, जैद को भी पकड़ती है। इन दोनों को पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया जाता है और 15 जनवरी 2023 को इनको जेल में डाल दिया जाता है। और जब जेल में जाते हैं तो उसके बाद जैसे इंडिया में कोई केस होता है और केस के बाद फिर पैरवी होती है, पुलिस चार्जशीट लगाती है, अदालत मामला पहुंचता है, वकील जिरह करते हैं, जज सुनवाई करते हैं। इस तरह से लगातार वो तारीख पे तारीख पढ़ती रहती हैं और तारीख पे तारीख पढ़ने के बाद यह मामला सरकार से सीधा सीधा टकराव की स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ किसी का मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि सरकार यानी कि पुलिस ने पकड़ा है और सरकार ही पैरवी कर रही है। ऐसी स्थिति में
जो भी पुख्ता सबूत इनके खिलाफ जुटाए जा सकते थे, पुख्ता सबूत जुटाए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है जैद और जो पाकिस्तानी वो लड़का उसका सहयोगी होता है, इन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। जैसे इन्हें अपना जुर्म कबूल कर लिया जाता है, क्रिमिनल कोर्ट मक्का की जो आपराधिक न्यायालय होता है वहाँ पर संयुक्त जजों की पीठ बैठती है। उन्होंने पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया कि तुमने जो अपराध किया है, यानी कि तुम्हारे पास 705 ग्राम का जो नशीला पदार्थ पाया गया है, ड्रग्स पाई गई है, इसके अपराध के जुर्म में आपको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। दरअसल जैसे सजाए मौत का ये हुक्म सुनाया जाता है, जाहिर सी बात है हड़कंप मचना तय था। ये जो रछोती गांव है, जिस गांव का ये जैद रहने वाला होता है, उस गांव की आबादी बताई जाती है 10,000 के आसपास। ऐसा कोई घर होगा शायद जिस घर से कोई लड़का, कोई आदमी सऊदी अरब में ना हो। लगभग बताया जाता है कि 650 से 700 ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, और मोस्टली 100% 99% ऐसे लड़के हैं जो ड्राइवरी का ही काम करते हैं। हालांकि पिछले दिनों एक मोहम्मद मुस्लिम नाम का एक लड़का होता है, वो भी ड्राइवर ही था, उसका मर्डर हो जाता है। किन कारणों से उसका मर्डर हुआ था, जबकि इस गांव के बहुत सारे लड़के हैं जो वहाँ काम करते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ ना कोई आपराधिक वारदात हुई है, ना ही कोई घटना हुई है। लेकिन एक मोहम्मद मुस्लिम था जिसका मर्डर हो जाता है। उसके मर्डर के बाद क्या हुआ उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई, लेकिन 600-700 लोगों में जैसे सबको पता चलता है कि जैद के साथ कुछ इस तरह की घटना हो चुकी है, तो 15 जनवरी 2023 से लेकर ये मामला लगातार चल रहा था। जब अदालत इन्हें मौत की सज़ा सुना देती है, वहाँ पर फांसी नहीं दी जाती। बताया जाता है कि वहाँ पर चौराहे पर आदमी के हाथ बांधकर उसे बिठाया जाता है और उसकी गर्दन को कलम कर दिया जाता है। इसी तरह से हो सकता है कि इसके साथ भी कुछ ऐसी ही वारदात हो। लेकिन जब सऊदी अरब के जो वहाँ की गवर्नमेंट सरकार है, वहाँ क्योंकि राजतंत्र है, वहाँ पर राजा हैं, तो इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से एक मैसेज, एक कन्वे होता है यहाँ इंडिया के लिए कि अगर उसके परिवार के लोग ये चाहते हैं कि वो अपील करना चाहते हैं दया याचिका के लिए, तो हम उन्हें एक अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। और जैसे ही परिवार के लोगों को ये बात पता चलती है, तो परिवार के लोग इस घटना को सुनकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही थी, उन्हें कोई लाइन नहीं मिल रही है कि आखिरकार करें तो क्या करें, किस रास्ते से जाएं, कैसे करें, क्या प्रोसेस होता है। हालांकि इस मामले में अब बड़ी संख्या में लोग जो जानकार हैं, उनकी जानकार लोगों ने परिवार के लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि जैद की ज़िंदगी को बचाया जा सके, ताकि उसे मौत की सज़ा से छुटकारा दिलाया जा सके, ताकि उसे इंडिया वापस लाया जा सके। इस तरह की कोशिश चल रही है। और चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अन्य कोई माध्यम हो, उनके माध्यम से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से परिवार के लोग अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे को बचा लिया जाए। उनका बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। हालांकि उनके कहने का मतलब ये कि निर्दोष है, लेकिन वहाँ की जो कानून ने इस मामले में कोर्ट में जिरह हुई है, पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट लगाई होगी उसके हिसाब से, और साथ ही जो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है उसके हिसाब से, तो वो अपराधी सिद्ध हो चुका है। कब उसको फांसी हो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में बताया जाता है कि 214 लोगों को मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया गया है, जिसमें 101 विदेशी हैं और जिनमें 101 विदेशियों में 21 पाकिस्तानी हैं। भारत के 2 या 3 लोग बताए जाते हैं, जिनमें एक जैद भी है। अब ये जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2023 की अगर हम बात करें तो 34 लोगों को मौत की सज़ा दी गई थी, और 2022 की अगर बात करें तो 34 लोगों को, दोनों साल 34 लोगों को सज़ा दी गई थी। यह आंकड़ा 3 गुना से कहीं ज़्यादा हो चुका है जो विदेशियों को, जिसमें अब की बार साल 2024 में 101 विदेशी हैं और टोटल मिला के 214 लोग हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें बताया जाता है कि जितने भी इन लोगों को सज़ा सुनाई गई है उसमें काला जादू, राजद्रोह, हत्या, रेप, ड्रग, इस तरह के जो आरोप हैं, उन आरोप में जब सिद्ध हो जाता है उसके बाद ये सज़ा दी जाती है। बीच चौराहे पे लेके जाते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग देख रहे होते हैं, उसको बिठाया जाता है, हाथ उसके बांध लिए जाते हैं, सर पे कपड़ा रख कर, और कोई जल्लाद आता है और गर्दन को कलम करके निकल जाता है। यानी कि ये एक साथ, ये शायद दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा पहली नहीं, बहसी यहाँ पर इन देशों में, गल्फ़ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके लिए कानून का इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि वो कानून का दुरुपयोग करने से पहले, कानून को तोड़ने से पहले हज़ारों बार सोचता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ज़ुबैर अपने बेटों को बचा पाएंगे या नहीं, क्या इस गांव का लाडला वापस लौट कर आएगा या नहीं, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह की ये घटना होती है, उस घटना से लोगों में, जो विदेश में यानी कि सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ में नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है
उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले की ही लापरवाही रही होगी जो उसमें जैद फंस चुका है। अब पुलिस वाले की लापरवाही है तो वो जांच में क्यों नहीं आया, ये भी एक तरह का सवाल है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कुछ भी करने से पहले कानून को ना तोड़ें, बस चाहे वो अपने देश में रहें या विदेश में रहें। उम्मीद करता हूँ जो हमारे सैफी भाई ने जानकारी दी है वो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ आपको इससे सीख मिली होगी। तो जो मेरा भाई परदेश में आना चाहता है वो इन चीज़ों का ख्याल रखे, यहाँ पे आके गलत कदम ना उठाए, कोई भी ऐसी चीज़ें ना करे जिससे क्या क्या तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदगी महसूस हो। और दूसरी बात, अगर कोई परदेश में आ रहा हो और कोई यहाँ पे सऊदी में या कहीं दुबई में कोई उसका दोस्त हो, वो उसको सामान लाने के लिए बोल ले, तो उस सामान को जरूर आप खोल के जरूर देखें, क्योंकि क्या पता उसमें क्या सामान हो क्या नहीं। तो आप उसको खोल के जरूर देखें, क्योंकि बाजी दफ़े ऐसा भी हो जाता है कि कोई सामान देता है और उस सामान के थ्रू आप क्या क्या फंस जाए, एयरपोर्ट पे आपको दिक्कत हो या यहाँ पे परदेश में आके आपको दिक्कत हो। तो इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। सलाम, खुदा हाफिज़।